महादेव। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने की अनुमति दी। सभापति महोदय, काफ़ी बरसों से जब थोड़ी समझ हुई तो कोई भी सरकार हो, जब बजट रखती थी सदन में, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तो हमेशा ऐसा लगता था कि पब्लिक को खुश करने के लिए सिर्फ चुनाव के वक्त ऐसा लगता था कि सरकार को जनता की चिंता है, वो एक चुनावी बजट होता था। जिस प्रकार से बजट आते रहे पिछली सरकारों के, और अपने चुनावी बजट बोलूंगा, 4 साल को छोड़ दीजिए, लास्ट चुनावी बजट भी अगर देखें पिछली सरकारों के और उनके बजट से अगर तुलना की जाए, राजस्थान सरकार के इस बजट की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार का चुनावी बजट भी इस सरकार से कंपेयर करने के लायक ही नहीं। इतना अच्छा बजट, जैसे बजट आ रहे थे उस हिसाब से माननीय अशोक गहलोत जी ने दिया। चाहे स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे अस्पताल खोलने की बात हो, चाहे नगर पालिका बनाने की बात हो, चाहे तहसील बनाने की बात हो, चाहे उप तहसील बनाने की बात हो, जो भी मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में घोषणा करने के लिए दिया, मोस्टली उन्होंने उसको पूरा किया। पिछले बजट में भी जो असंभव सी चीज लगती थी कि इतना कुछ नहीं मिलेगा, वो भी मिला। इस बजट में लगता था माननीय सदस्यों को, काफी सदस्यों को, कि ये चीजें अब नहीं मिलेंगी, वो भी मिली। अभी कोई चुनाव नहीं राजस्थान में, इन सबको देखते हुए जहां एक पूरा साल कोरोना में चला गया जिसमें पूरा देश जाम रहा, विभिन्न चुनावों के कारण आचार संहिता में सब कुछ जाम रहा, इन सबके बावजूद मैं तो इतना सा कह सकता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक कुंड रोड है टूटी हुई, उसके लिए सभी बजट वगैरह सब दे रखे हैं, सिर्फ कंपनी की लापरवाही से नहीं बन रही है। अगर उस सड़क को बना दिया जाए तो पब्लिक ये बोलती है कि 50 साल में जितने काम नहीं हुए उतने 2 साल के अंदर काम है मेरी विधानसभा में विकास। ये आम जनता बोलती है। सभापति महोदय, इन सब के लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, और ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी बजट में घोषणा हुई है, इन्हीं सभी घोषणाओं को जमीन पे उतारने के लिए बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की जरूरत है। और ये सारी की सारी घोषणाएं अगर जमीन पर उतरी तो निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और जनता को इससे राहत भी मिलेगी। सभापति महोदय, इन सब के बावजूद, जैसे मैंने पहले कहा कि सरकारें देश आजाद हुआ जब से लेके अब तक, चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे किसी भी राज्य की सरकार रही हो, उनके काम और उनके बजट से तुलना करें तो आपका बजट सबसे बेस्ट मैं उसको कहूंगा। लेकिन फिर भी मेरे कुछ सुझाव हैं,
कुछ मेरी डिमांड है जो मैं रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, कोरोना को आए हुए 1 साल हो गया। उस 1 साल में स्कूल में बच्चों ने एडमिशन लिया तो बहुत से तो ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, उन्होंने आज तक स्कूल को ही नहीं देखा। वो आए कि एक बार स्कूल तो दिखा दो, क्लासरूम तो दिखा दो, और उसके पेरेंट्स को 60 से 70, 80 हजार रुपए की फीस देनी पड़ रही है। एक भी दिन बच्चा स्कूल में नहीं गया। उसके बावजूद मैंने पिछली बार भी इस बात को रखा था सदन में कि जब स्कूल कोई गए ही नहीं बच्चे तो फीस किस बात की। स्कूल के मालिकों ने ऑनलाइन पढ़ाई का एक ऐसा नाटक सा रच दिया कि ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। सभापति महोदय, फर्स्ट क्लास का बच्चा कौन सी ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है? गांव में रहने वाला बच्चा जहां नेट नहीं आता है, मोबाइल नहीं है, वो कौन सी ऑनलाइन परीक्षा को अटेंड करता है? और मैं तो कहता हूं शहर के बच्चा भी कोई ऑनलाइन जो क्लास है उसको ठीक से अटेंड नहीं करता है। और उस सेक्शन जो एक क्लास में 10-10 सेक्शन थे स्कूलों में, जहां 10 टीचर पढ़ाते थे एक सब्जेक्ट को, ऑनलाइन क्लास में उस 10 जो भी सेक्शन थे उसको एक ही टीचर ने पढ़ाया। यानी कि 9 टीचर का बेनिफिट स्कूल को हुआ, लेकिन स्कूल के मालिक ने अभिभावक को कोई बेनिफिट देना उचित नहीं समझा। सभापति महोदय, अभिभावक गए, हाई कोर्ट गए कि ट्यूशन फीस 75% ले ली जाए। स्कूल मालिकों ने सारे खर्चों को जोड़ के उसको ट्यूशन फीस में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर से 10 से 20% फीस में वृद्धि भी कर दी। इसके बाद अभिभावक गए सुप्रीम कोर्ट, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं। अब अभिभावक जो होता है वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस नहीं उठा सकता, महंगे वकील की, वो अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ट्यूशन फीस दे दी जाए 100%। सभापति महोदय, मेरी गहरी आपत्ति है इस बात पे, और मैं घोर सरकारों की लापरवाही मानता हूं। हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने इस बात की चिंता नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए, सरकार पैरवी करे अभिभावक के हितों की, और सरकार कानून बनाए, बिल लाए, क्योंकि बिना कानून बिना बिल कोई भी सरकार किसी भी स्कूल मालिक को आदेश नहीं दे सकती कि वो फीस ना ले। सरकार को चाहिए था कि ऐसा बिल लाके कानून बनाए कि जब स्कूल में गया नहीं बच्चा तो फीस किस बात की, कोचिंग गया नहीं बच्चा तो कोचिंग सेंटर वाले फीस ले रहे हैं। सभापति महोदय, एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए 1.25 से 1.5 लाख रुपया 1 साल की फीस ली, एक भी दिन कोचिंग सेंटर वाले ने पढ़ाया नहीं। और जिसने पहले ऑफर दिया कोरोना से पहले 5,000 की छूट देंगे, जल्दी फीस दो, तो उन्होंने पूरी फीस जमा करा दी। बेचारा गरीब मिडिल क्लास की मेरे को 5,000 की बचत हो जाएगी, उसकी पूरी फीस जब्त हो गई। अब ऐसा भी नहीं है कि चलो ये फीस ले ली तो अगले साल में हम इसको छूट दे देंगे, कोई उसको छूट नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार बिल लाए, सरकार कानून बनाए और स्कूलों की मनमर्जी को रोके। और सभापति महोदय, अभी वर्तमान में बहुत से कोचिंग सेंटर ये ऑफर दे रहे हैं, बड़े बड़े ऐड दे रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो 75% फीस आपकी माफ कर दी जाएगी, जो ऑफलाइन में फीस ली जा रही है। यानी कि यह इस बात को प्रमाणित करता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने पे उनके खर्चों में 75% की कमी आई है, तभी तो ये ऑफर दे रहे हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके लिए कानून लाए। सभापति महोदय, वैसे ही गरीब किसान मजदूर का बेटा परेशान है, गरीब किसान परेशान है, कोचिंग सेंटरों में जाता है, पहले कोई भर्ती नहीं निकलेगी, भर्ती अगर निकल गई तो फिर एग्जाम के लिए संघर्ष करो, आगे से आगे बढ़ रही है, एग्जाम हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, भर्तियां पहले निकाली जाती कितनी, फिर उनको घटा दिया जाता है। यानी पहले उसको सब्ज बाग दिखाओ, पढ़ा लिखा सिलेक्शन होगा, उसको घटा दिया। वो कभी इस एग्जाम की तैयारी करता है, कभी उस एग्जाम की तैयारी करता है, बेचारा 8 से 10 साल तक भटकता रहता है, मकान का किराया देता रहता है, कोचिंग सेंटर को फीस देता रहता है, लेकिन वो नौकरी उसको लगने का नाम ही नहीं, बेचारे की विपत्ति है या जो उसकी परेशानी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए
ये सब के बावजूद इन चीजों पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन जो बेचारा पढ़ लिख कर भी परेशान है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, वो डिग्री को लेके फिरता है कि मेरा होगा तो क्या होगा, पता नहीं उसको। बेचारा किसान मजदूर कर्जा ला ला के कोचिंग सेंटरों की फीस देता है, स्कूलों की फीस देता है कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, और उसके घर में जो गरीबी है, कमजोरी है और ये सब मजबूरियां हैं उसकी सारी खत्म हो जाएंगी, उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन सभापति महोदय, बुजुर्ग आदमी दम तोड़ देता है इंतजार करते करते। मिडिल क्लास और गरीब की ये खुशी उसके घर में कब आएगी, लेकिन ये खुशी है कि उसके घर में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। देश आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन आज तक वो इस खुशी के लिए तरस रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार इस प्रकार का कोई प्रयास करे जिससे कि वास्तव में गरीब और मिडिल क्लास को फायदा मिले, उसकी पीड़ा कम हो। सभापति महोदय, सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे कि यह भर्ती निकलेगी, इस डेट को एग्जाम होगा और इस डेट को एग्जाम रिजल्ट आएगा और फिर इसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और जब एक बार भर्ती की सीट निकाल दे, उसमें से कोई भी एक भी सीट कम ना करे। ये क्यों कम करने के कारण ये जो बेचारी एएनएम जीएनएम है, ये बच्चियां 2013 से भटक रहे हैं कि हमारी भर्तियां कम कर दी। अब उनकी उम्र होगी, किसी की शादी होगी, उनके बच्चे हो गए और बेचारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। अब वो एग्जाम दें, और एज होगी और वो पढ़ाई से छूट गई है उनकी, अब वो पढ़ नहीं सकती है, कहते हैं दोबारा एग्जाम दे लो। तो ये व्यवहारिक नहीं है। कमेटी बनाई है सरकार ने अभी, मैं चाहता हूं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी प्रकार से पंचायत सहायक हैं, उनका नहीं हो रहा है, और बहुत सी हैं, फार्मिस्ट है, उनका नहीं हो रहा है, एसआई 2016 उनका नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अनेक भर्तियां हैं जो विसंगतियों के कारण से अटकी हुई हैं। कमेटी जो बनाई है सरकार ने, बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं चाहता हूं उनका समाधान करे जिससे आप सबको दुआ मिले और उनके घर में भी खुशियां आए। ये मैं आपसे मांग करता हूं। दूसरा सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग की कि हिंदुस्तान का किसान बहुत परेशान है। बिजली के रेट बढ़ गए, खाद बीज के रेट बढ़ गए और कृषि के उपकरण हैं उन पे इतना टैक्स बढ़ गया, इतने महंगे हो गए, और फसल है जो उसको एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से मैंने मांग की कि सरकार चाहे और चीजों पे बजट घटा दे चाहे भले ही, लेकिन हिंदुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान इस देश की रीढ़ है। इसलिए अगर रीढ़ मजबूत नहीं होगी तो भला शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। इसलिए उस किसान को मजबूत करने के लिए, उसको राहत देने के लिए राजस्थान की सरकार किसान को खेती के लिए मुफ्त में बिजली दे, और जो गरीब है जिसके 200, 250, 300 यूनिट आते हैं बिजली, उस गरीब की बिजली को माफ करे सरकार, चाहे किसी भी फंड से बजट को काटे, लेकिन इनको राहत दे जो वास्तव में उनके घर में खुशी आएगी। इस बात की मैं मांग करता हूं सभापति महोदय। और किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदा जाए, संपूर्ण फसल को खरीदा जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं। और इस बात की भी मैं मांग करता हूं कि किसान को डीजल है, वो डीजल पे टैक्स कम करके किसान को कम कीमत के ऊपर, कम मूल्य के ऊपर उसको डीजल उपलब्ध कराए सरकार। सभापति महोदय, इसके बाद में मैं मांग एक और भी रखना चाहता हूं कि ये जो पुरानी पेंशन स्कीम जो थी, उसकी मांग राजस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं कि भाई पुरानी पेंशन स्कीम हमारी लागू की जाए। 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। उसमें यह होता है 10% कर्मचारी का कटता है, 10% राज्य सरकार देती है, और जब वो रिटायर होता है तो 60% वो सरकार उसको दे देती है, 40% रख लेती है कि ये जो NSDL है जो वो उसको शेयर मार्केट में लगाएगी 40% को। सभापति महोदय, उसको बेचारे को 4 से ही कटना चालू हो गया, और 4 है वो उसमें लग रहा है कि भाई ये इस महीने का कटा, ये 40% शेयर मार्केट में डाल देना, वो डाल रहा है, और वो बेचारा जब होता है तो उसका जो 60% है वो भी नहीं मिलता। सभापति महोदय, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में डाकू हो रहे हैं, कोई विजय माल्या लूट के भग रहा है, कोई नीरव मोदी लेके भग गया, पता नहीं कैसे कैसे नटवर लाल हो रहे हैं, और ये बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी जैसे इन्होंने सरकारों को जेब में रख लिया है। तो अब वो NSDL निर्धारित करती है कि ये पैसा कर्मचारियों का कौन सी कंपनी के कौन से शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। तो क्या ये उनको मैनेज करना इनके लिए मुश्किल काम है? इसलिए उस किसान, वो जो किसान का बेटा है, जो कर्मचारी है बेचारा, जो भी है सरकारी, उस बेचारे की मेहनत की कमाई को भी ये लूट लूट के ले जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे, सरकार पे कोई वर्तमान में भार नहीं आएगा,
कोई भार नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो कोई रिटायर होने नहीं, और 2000 करोड़ रुपए आपको देने पड़ रहे हैं हर साल। वो 2000 करोड़ देने नहीं पड़ेंगे। अभी तो कुछ कर्मचारी जो पैरा टीचर्स वगैरह जो जिनकी उम्र ज्यादा थी वो रिटायर हुए, तो उनको पेंशन मिल रही है, कोई दूसरे हुए, किसी को 1000 मिल रही है, किसी को 500 रुपए मिल रही है, किसी को 1200, किसी को 1500 मिल रही है। इसलिए सरकार सहानुभूति रखे। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम रख रखी है, उसी प्रकार से राजस्थान की सरकार से भी मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से सरकार लागू करे। और सरकार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जब मैंने कहा जैसे पहले कि बेचारा अभ्यर्थी उसको 10-10 एग्जाम देने पड़ते हैं, उनकी फीस सभापति महोदय इतनी भारी भरकम फीस है कि जेट की जो फीस है 2800 रुपये फीस है, इंजीनियरिंग वालों में अभी निकली विद्युत विभाग में तो 1800 रुपये फीस है, और नीट की फीस ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, 5000 से भी ज्यादा उसकी फोरम की फीस है। इसलिए इतनी भारी भरकम फीस कैसे देगा गरीब का बेटा? उसको कम किया जाए और प्रतियोगी परीक्षा देने जाए, जब उसके पास आई कार्ड हो के परीक्षा देने जा रहा है, तो मैं मांग करता हूं राजस्थान की रोडवेज में उसको मुफ्त में उसका किराया उसको फ्री किया जाए, कि वो एग्जाम का अपना कार्ड दिखाए एग्जाम का और उसको फ्री में दिया जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूं। और दूसरा मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि देखिए, आपने मेरे बहरोड को बहुत दिया, लेकिन फिर भी मेरा बहरोड एक जिला बनने की सारी जो भी क्षमताएं, जो मापदंड हैं, उनको पूरा करता है, और बरसों से वहां की पुरानी मांग है। तो मेरे बहरोड को जिला बनाया जाए, मेरे बहरोड में जिला अस्पताल बनाया जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं। और दूसरा, इसके साथ में मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि देखिए, मैं और मेरा प्रदेश मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा से लगता है, और मेरे अलावा अनेक हमारे यहाँ पे माननीय सदस्य हैं जो सीमावर्ती प्रदेश से जिनकी सीमा लगती है, वहाँ की बच्चियों की शादी होकर के, और सभापति महोदय जब वो यहाँ पे आ जाते हैं राजस्थान में, तो जाति प्रमाण पत्र उनके नहीं बनाए जाते हैं। हवाला दिया जाता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर साहब कोई निर्णय हो गया था, एक जगह ही लाभ दे सकते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा, मुझे कई बार हैरानी और आश्चर्य होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, जो अगर हम उसको दूर कर दें, छोटी सी प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ी राहत जनता को मिल सकती है। उसमें सिर्फ इतना करना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इसलिए दिया कि हमने कोई चीज नियम बना नहीं रखा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहत नहीं मिली। तो सरकार सिर्फ इतना सा कर दे कि एक बिल ला दे, और ये निर्णय, या कैबिनेट निर्णय कर दे, और कैबिनेट निर्णय करके और उसको नियम में डाल दे, और फिर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा, और उसको राहत मिलेगी। उसमें आप उससे एफिडेविट ले लो कि एक जगह ही वो ओबीसी है या SC ST है या जो भी दूसरे लाभ हैं वो उसको मिल जाए, तो एक जगह से वो लाभ लेगा। अगर राजस्थान में लेगा तो यहां से देगा, कोई नहीं लेना होगा तो नहीं देगा, तो उससे बहुत ज्यादा उनको राहत मिल जाए। वरना अब हो या रहा है मेरे क्षेत्र में, तो सभापति महोदय, बहुत सी तो शादियां टूट गई, क्योंकि आजकल सब जागरूक हैं, हर बच्ची चाहती है उसके पैरों पे खड़ी हो, और अगर उसको पता लगता है कि राजस्थान में तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो सोचती है कि मैं हरियाणा में तो नौकरी करूंगी और राजस्थान में जाकर के फिर मेरा परिवार रहेगा, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? तो ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं। इसलिए छोटी मोटी सी ये परेशानियां हैं, इन परेशानियों को सरकार को दूर करना चाहिए, और सरकार को ये करना चाहिए। एक दूसरी मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, किसी को भी कहो, कई तो हमारे साथी कह देंगे थर्ड ग्रेड टीचर है सभापति महोदय, बहुत से TSP एरिया में कार्यरत हैं, और आपने बैन लगा रखा है सभी सरकारों ने कि वहां से आप आ नहीं सकते, कि ये यहीं रहेंगे। मैंने पहले भी मांग की कि ये थर्ड ग्रेड टीचर हैं, ये बेचारे, इनके माँ बाप बीमार हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, किसी के बच्चे बड़े हो गए, किसी को बच्चों की शादी करना है, इतनी परेशानियां उसके घर में, लेकिन उस बेचारे को जैसे जेल करके बांध दिया कि आप तो यहीं रहोगे, आप यहां से जाओगे नहीं। मैंने कई बार कहा, आज भी मैं मांग करता हूं, पहली बात तो सरकार TSP एरिया में नई भर्ती करके और जो पद है उनको भरे वहां के लोगों से, ताकि इन लोगों को राहत मिले। और फिर भी अगर क्षमता नहीं है, अगर इतना नहीं कर सकते हो, आप कुछ समय लेना चाहते हो, तो आप कम से कम ये तो कर सकते हो कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, उनको कह दो भाई आप 2 साल 3 साल वहां जाके आ जाओ, और आइन को कह दो कि भाई चलो आप इतने साल यहां पे रह लिए, आप वहां चले जाओ। सभापति महोदय, कैदी होता है कैदी, उसको भी छूट मिल जाती है कि आप इतने साल रह लिए कैद में, अब आप खुली जेल में जा सकते हो। उन बेचारों ने कौन सा गुनाह कर दिया
कि उनकी नौकरी लग रही, उनको बांध के रख दिया कि आप यहां से जा नहीं सकते हो, दूसरी जगह से ट्रांसफर होता है, वो अपने घर चले जाते हैं, अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। उन बेचारों को क्या गुनाह है? या क्या अलग अलग कानून होगा किसी व्यक्ति के लिए? जो एक व्यक्ति को सुविधा मिलती है ट्रांसफर की, अगर वो जा सकता है अपने घर जाने की, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप मांगते हो, तो उसको बेचारा कोई देश का दुश्मन है क्या? आप उससे क्यों नहीं आवेदन मांगते हो? लेकिन हर कोई कह देता है नहीं नहीं ये तो ततैये का छत्ता है, थर्ड ग्रेड, नहीं करेंगे। अरे भाई नहीं करोगे तो क्यों मंत्री बनते हो? अगर क्षमता नहीं है तो मत बना करो। फिर सरकारें बनती क्यों है? जोखिम नहीं उठा सकते हो? फिर क्या काम है आपका? सिर्फ मौज करने का काम है क्या? सरकार का काम होता है वेलफेयर करने का, जोखिम उठा के गरीब आदमी को राहत देने का। हम समाज सेवा के लिए आए, कोई मजे करने के लिए नहीं आए कि इसमें परेशानी होगी तो ये काम नहीं करेंगे, इसमें परेशानी कम है तो ये काम कर देंगे। भाई इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजों को खोले, और जो किसी किसी जगह कोई हो जाता है ट्रांसफर है, कोई सेकंड ग्रेड का है, अब वो बेचारों की निकाल दी, आवेदन ले लिए, अब होने का नाम नहीं ले रहे, लोग कपड़े पाड़ रहे हैं, साहब हो नहीं रहे, कहीं हो जाते कहीं नहीं हो रहे। मैं ये चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी हो, और जो ट्रांसफर वांसफर जो ये चीजें लो, तो इसके अंदर ऐसा सहानुभूति रखनी चाहिए कर्मचारियों के प्रति भी सरकार को कि भाई ठीक है ये आदमी वास्तव में पीड़ा है। सभापति महोदय, बहुत से कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर के, और उनको कैंसर है और उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे, कहां रोए जाकर के, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब तो ये और कर दिया कि भाई कोई कहीं डेपुटेशन भी जिले में कर दे, किसी की टांग कट गई तो डेपुटेशन भी नहीं कर सकता जिले वाला कि नहीं तू नहीं करेगा, तेरा भी टांग कट गई तो कटी रहे, मरना है तो मर जा, नहीं करेंगे हम तो ये ऐसी चीजें छोटी छोटी, इन्हीं से सरकार कोई भी हो उसकी छोटी छोटी चीजों से छवि खराब होती है। इसलिए आप बड़ा बड़ा काम कर रहे हो और छोटी चीजों से अगर हमारी खराब हो, पहले वालों ने ये सब किया तो जनता ने लात मार के भगा दिया, उनको बिठा दिया उनको साइड में। तो मैं मांग करता हूं कि हमारे को सरकार, आपको सरकार में बिठाया है, हम सबको यहाँ जिता के भेजा है, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें। हम सबको, किसान ने, मजदूर ने, बेचारे जो मेहनत कस है, उसने बहुत ही आशा के साथ जिताया है, और हमारे जैसों को तो निर्दलीय जो पार्टियों को हरा के जिता के भेजा है, तो बहुत ज्यादा हमसे अपेक्षाएं रखती है। और मैं ये मानता हूं कि इस विधानसभा में जो बात रखें उसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, और इस परिपाटी को तोड़ना चाहिए कि साहब विपक्ष कहे या कोई दूसरा कहे तो हम उस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, और कोई हमारा आदमी कहे तो हम उस बात को गंभीरता से लेंगे। इसके साथ ही सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग की और आज भी सरकार से मांग कर रहा हूं, आखिर बोलेगा कि राजस्थान हमारा ये किसान है जो पानी से बहुत परेशान है, हमारा बहुत सा क्षेत्र डार्क जोन में। मैंने पहले भी कहा कि सड़कों पे बजट दे रहे हैं, दूसरी चीजों पे बजट दे रहे हैं, आप नदियों का पानी जो व्यर्थ बह जाता है बरसात के दिनों के अंदर, अगर उस पानी को ही लाया जाए, चंबल ही है, हमारे यहाँ चंबल भी खतरे के निशान से बहती है सभापति महोदय बारिश के दिनों में। यमुना का पानी है वो खतरे के निशान से यमुना बहती है। हरियाणा के अंदर पंजाब वाले पानी छोड़ देते हैं नहरों में, वो लोगों के खेतों में भर जाता है पानी, और वो वहां का जो कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है वो ये कहता है कि मैं आपके खेत में ये पानी नहीं आने दूंगा, ज्यादा आपकी फसल खराब नहीं होने दूंगा, मैं इसको रोकूंगा। मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ तो वहां पे बाढ़ आ रही है, यहाँ बिहार में देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, उस बाढ़ से राहत के लिए कोष दिया जाता है, और दूसरी तरफ राजस्थान का किसान पिसाया मर रहा है, राजस्थान की जनता पिसाई मर रही है। तो मैंने कहा, पहले भी कहा, हिंदुस्तान की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक बार भगवान के लिए कुछ समय के लिए और चीजों पे बजट रोक करके, और एक बार इस किसान के पानी के लिए आप बजट दे दो, और किसान के खेत तक इस पानी को पहुंचा दो, फिर इस देश की तरक्की किसान ही कर देगा। और जो किसान के बेटे हैं, बेरोजगार हैं, उनको आप रोजगार दे दो, किसान की फसल को खरीद लो, किसान को सस्ते दाम पे डीजल दे दो, किसान को बिजली मुफ्त दे दो, गरीब को बिजली मुफ्त दे दो, तो वो जब वो खुशहाल हो जाएगा सभापति महोदय, किसान खुशहाल हो जाएगा, मजदूर खुशहाल हो जाएगा, तो फिर अपने आप ही देश खुशहाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पता नहीं, मैं समझता हूं देश को खुश करने का मतलब सरकारें क्या समझती हैं। देश जो बना है वो यहाँ पे रहने वाले लोगों से सभापति महोदय देश बना है। अगर वहां के लोग खुश नहीं है, अगर वहां के लोग संतुष्ट नहीं है, तो वो देश कैसे खुशहाल हो सकता है। सिर्फ झूठे नारे लगाने से, झूठी बातें करने से कोई देश खुश नहीं हो जाता। सभापति महोदय, किसान पढ़े, अलग अलग बॉर्डर पे पड़े, 2 मिनट में कर रहा हूं सभापति महोदय, अलग अलग बॉर्डर पे पड़े, बच्चे उनके बैठे हैं, महिलाएं वहां पे बैठी हैं,
विनती कर रहे हैं बेचारे कि साहब ये 3 जो बिल लाई है केंद्र सरकार, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी इन तीनों बिल को वापस ले लो। और प्रधानमंत्री जी को इतना अहंकार हो गया है कि मैंने जो बिल ले आया, भला उसका विरोध किसी ने क्यों कर दिया। उस अहंकार में वहां कीलें लगा दी जाती हैं, वहां पे ऐसे ऐसे बैरिकेड बना दिए जाते हैं, वहां पे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान की कोई सेना अटैक करने आने वाली हो, उससे ज्यादा वहां पे सुरक्षा के इंतजाम करे जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना, विनाश आ जाता है, तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा, मेरा करना है जो कर लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे इस सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी यह अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं। वो सब के सब कहना पड़ेगा। सभापति महोदय, भाड़े के टट्टू रख रखे, सोशल मीडिया पे रख रखे हैं, वो मोदी मोदी करते हैं, वो उसकी बढ़ाई करते हैं, वो बढ़ाई करते हैं। और मैं कहता हूं ऐसे ही चाटुकार, और कुछ चाटुकार होते हैं, वही उसको मरवाते हैं, वही उसको बर्बाद करवाते हैं। और यही हश्र आप देखना सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार का होने वाला है। इसलिए मैं तो मांग करता हूं यहां से कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके और सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूं। मैं इन बिलों को वापस लेता हूं और एमएसपी पे पूरी फसलों को खरीदे। और जो डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है दुनिया भर का, सभापति महोदय, जो डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है। और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं? और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था। फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? आपने मूर्ख बनाया, भावनाओं को भड़काया जनता की को, और आप जनता को भड़का के वहां बैठ गए। और इस बात का पाप लगेगा। और आपको मैं तो कहता हूं कि देखना, इसी जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत के जानी पड़ेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभापति।